गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिली अकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो ताकि कोई भी मेरी वीडियो आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें आपको यूजीसी नेट के लेक्चर्स मिलेंगे। ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। तो जो ये आज इसराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वाले यूजीसी नेट का जब भी पेपर होगा तो उसमें एक क्वेश्चन तो इस कन्फ्लिक्ट से डेफिनेट होगा। तो इसलिए हम इस कन्फ्लिक्ट को जो है बिल्कुल कवर कर लेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने न्यूज़ में काफ़ी सुने होंगे, जैसे गाज़ा स्ट्रिप क्या है, जिसको गाज़ा पट्टी भी कहा जाता है। गाज़ा पट्टी क्या है, एंड उसमें गोलन हाइट क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, हमास क्या है, पीएलओ क्या है। ये कुछ 5-6 कीवर्ड्स हैं जिनको हम अच्छे से इन डिटेल में समझेंगे ये क्या है। बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री में जाके, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हिस्ट्री का एनालिसिस जो है वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री से हम कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा समझेंगे और हम कोशिश करेंगे इसको सिंपल समझने की। जैसे हमारे पास 3500 बीसी में फर्स्ट टाइम जो है जेरूसलम क्या है, जो इज़राइल की ऑफिशियली कैपिटल है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ इस कैपिटल को नहीं मानती हैं, लेकिन इज़राइल के अकॉर्डिंग जो जेरूसलम है वो वहाँ का ऑफिशियली कैपिटल है। तो जेरूसलम में फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन मिलती है हमें 3500 बीसी में, कि वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इंसान आया है वो कब है, वो आया 3500 बीसी में। उसके बाद है 1000 बीसी में वहाँ पे किंग आते हैं जिनका नाम है किंग डेविड, और वो वहाँ पे जीविश किंगडम की स्थापना करते हैं। और इनके जो किंग डेविड हैं, इनके सन जो हैं, इनके बेटे जो हैं, वो वहाँ पे फर्स्ट एक टेंपल बनाते हैं। इसी 1000 बीसी के आसपास कुछ 30-35 साल के बाद जो है वो वहाँ पे एक टेंपल बनाते हैं, जो फर्स्ट टेंपल है जीविश पीपल का। फिर उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 332 बीसी में। वहाँ पे अलेक्जेंडर जाते हैं प्लंडर करके, तो जैसे उन्होंने इंडिया में किया था बस वैसे ही वहाँ पे भी प्लंडर करते हैं। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेट है जीविश की, वो है 1099 से लेके 1187 एडी की है ये। इसमें जेसिस क्रिस्ट जो थे उनको क्रूसिफाइड किया गया था। तो जो बाकी लोग थे जैसे क्रिश्चियंस थे, तो उनका ये मानना था कि जो ज्यूइश पीपल हैं उन्होंने ही ऐसे किया। तो जो ज्यूइश पीपल पे जो इल्ज़ाम लगा था उनको मारने का, उसी के बाद जो है जो क्रिश्चियनिटी है उसका जन्म होता है, उसी के बाद इस्लाम का जन्म होता है। और यही वो डेट है जिसके बाद ज्यूइश पीपल की उल्टी गिनती हम कहें वो स्टार्ट हो जाती है। उल्टी गिनती ऐसे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इन पे इल्ज़ाम लगा होता है जीसस क्रिस्ट को मारने का। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी इनको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं। उन लोगों का ये मानना है कि अगर जो हमारे भगवान हैं ये उनके नहीं हो पाए तो हमारे क्या होंगे। सारी कंट्रीज़ में इनको जो है अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, और कोई भी देश इनको अपना सिटीज़न नहीं मानता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इनको अपना सिटीज़न माने। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आता है 1516 से लेके 1917 एडी में। यहाँ ये जो फ़िलिस्तीन है और जेरूसलम है, ये उसके ओटोमन एम्पायर के अंडर आता है। तो ओटोमन एम्पायर के टाइम जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूस जो हैं एक अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल मिल के रहते हैं, कोई इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, अच्छे से रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1914 में, तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन युद्ध कर रहा होता है, वॉर कर रहा होता है ओटोमन एम्पायर को हराने के लिए। तो इसी बीच जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिश पीपल हैं, उन्हें हमें हमें जो इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने बहुत लूटा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करके रखा है। और ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो शायद ही कुछ सालों तक अभी भी सॉल्व नहीं होगा, सेम इज़राइल और फ़िलिस्तीन की तरह। तो ब्रिटिश पीपल क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार को जीतने के लिए जो अरब रिबल्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको ये लालच देते हैं कि हमारे मदद करो युद्ध में, जैसे हम वार जीतेंगे तो आपको हम जो है अरब में इंडिपेंडेंट पार्ट दे देंगे, या आपका जो अरब है उसको हम इंडिपेंडेंट कर देंगे ओटोमन एम्पायर से। फिर जो इसराइल उस टाइम नहीं बना था, जो ज्यूइश पीपल हैं, ज्यूइश पीपल को भी वो कहते हैं कि हमें जो है सपोर्ट कीजिए, तो हम आपको जो है जेरूसलम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री देंगे आपको बना के। इसी बीच वो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट और करते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता है, वो करते हैं फ्रांस के साथ।
फ्रांस को ये कहते हैं कि जैसे हम वॉर जीतेंगे तो पूरा मिडल ईस्ट जो हमारे पास आएगा ऑटोमन एम्पायर को, उसको 50-50 डिवाइड कर लेंगे। तो होता ऐसे ही है कि जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो ब्रिटिश पीपल उसको जो मिडल ईस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं। कुछ पार्ट फ्रांस के पास होता है और कुछ पार्ट जो है वो आ जाता है ब्रिटेन के पास, और जो फिलिस्तीन है वो ब्रिटेन के पास रहता है। फिर क्या होता है कि जब उसके बाद हिटलर पावर में आ जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार होती है, और उसी टाइम जब हिटलर पावर में आता है तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाती है तो हमने ये पढ़ा कि ब्रिटेन और फ्रांस जो फ़िलिस्तीन को डिवाइड कर देते हैं, मिडिल ईस्ट को सॉरी डिवाइड कर देते हैं, और फ़िलिस्तीन जो है वो ब्रिटिश पीपल के पास जाता है। उसके बाद जब हिटलर पावर में आ जाता है, और हिटलर के पावर में आने से पहले भी ज्यूइश पीपल के साथ हर कंट्री में बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। कुछ लोग तो जस्टिस क्रिस्ट थे, उनको मारने के इल्ज़ाम में इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, और कुछ लोग इतना तक कहते थे कि जो ज्यूइश पीपल हैं ये बच्चे जो हैं बच्चों का ब्लड पीते हैं, और जो रिलीजियस सेरेमनीज़ में है तो बच्चों की बलि देते हैं, ये उन पे इल्ज़ाम था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही लोग जो थे डिफरेंट कंट्रीज़ से जो थे जेरूसलम में आने लगे, यानी फ़िलिस्तीन में आने लगे। उनका ये मानना था कि उनकी ज्यूइश पीपल की जो जेरूसलम है वो उनके जो धर्म से रिलेटेड जगह है। तो जब कहीं उनको जगह नहीं मिल रही थी, कोई भी कंट्री अपना सिटी एज ए सिटीज़न उनको ट्रीट नहीं कर रही थी, तो वो जेरूसलम में आ गए। फिर जब हिटलर ने इतना जुल्म किया, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप इसके बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। हिटलर ने ऐसा किया था कि जो लोगों को जैसे एक कमरे में बंद करते थे, बस फिर गैस डाल दी, उनको मार दिया, फिर ये देखते थे कि इंसान को दर्द कितनी होती है, यानी जो इतने इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट हैं उन उन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ह्यूमन बीइंग पे किया। ये नाज़ी के टाइम हुआ, हिटलर के टाइम। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो ज्यूइश पीपल्स थे, कुछ जर्मनी से भाग के यूएसए में आ गए, कुछ फ़िलिस्तीन में आ गए, और फ़िलिस्तीन में जब वो आए तो उन्होंने कुछ पीपल्स ने लैंड जो है वो परचेज़ करना स्टार्ट कर दी फ़िलिस्तीन में। और जो हमारे शेख हैं, क्योंकि उस टाइम शेख तो उतने अमीर नहीं थे जितने आज हैं, तो शेख जो थे मिडल ईस्ट के, उन्होंने वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन उनको बेचना स्टार्ट कर दी। क्योंकि उस टाइम जो था वहाँ पे फ़िलिस्तीन में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, ज़मीन खाली थी, तो जो लोग आए उनको उन्होंने ज़मीन दे दी। और ये पॉइंट आप ध्यान से रखना, ये हम लास्ट में ज़मीन बेचने वाला पॉइंट लास्ट में फिर कवर करेंगे, क्योंकि इससे भी कुछ रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ख़त्म हो जाती है तो जो ब्रिटेन है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, तो उनकी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो बंद कर देते हैं और वापस चले जाते हैं ब्रिटेन में। जैसे कि हमारे भारत के साथ भी हुआ, हमारा भारत भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया, वैसे ही वो चले जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जो ज्यूइश पीपल हैं वो भी फ़िलिस्तीन में रहो, कुछ पार्ट तुम रखो और कुछ पार्ट रखो जो फ़िलिस्तीन के पीपल हैं वो। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूनाइटेड नेशन को दे देते हैं, और यूनाइटेड नेशन जो है अपने समझौते के साथ जो ये इज़राइल है, इज़राइल को वो फ़िलिस्तीन का 55% जो है लैंड वो देते हैं, और जो फ़िलिस्तीन पीपल हैं उनको जो है 43% देते हैं। और जो जेरूसलम की सिटी है जिस पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनाइटेड नेशन जो है अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों की स्पिरिचुअल लैंड है, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की एंड ज्यूज़ की। तीनों धर्मों से ये लैंड जुड़ी हुई है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि इस लैंड को हम अपने पास ही रखेंगे। लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ थी, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि इज़राइल को तो बिल्कुल हम 1% लैंड नहीं देंगे, यूएन ने तो 55 दे दिया। हालाँकि जो इज़राइल पीपल्स हैं, जो ज्यूइश पीपल हैं, तो उनको ये चीज़ मंज़ूर हो गई और उन्होंने वहाँ पे अपनी कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट कर दी 1948 में, जिसका नाम दे दिया इज़राइल। उनको ये चीज़ मंज़ूर थी, 55% जितना उनको मिला था उनको मंज़ूर थी। उनको इसलिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी क्योंकि उनकी 1% भी और कहीं छोटा-सा टुकड़ा भी लैंड का नहीं था जो ज्यूइश पीपल जिस पे अपना क्लेम कर सकें, सिवाय जेरूसलम के। तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं दुनिया में हमें थोड़ी-सी जगह तो मिली है।
तो इस चीज़ पे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ थी, 6 कंट्रीज़ मिल के जो है तो इज़राइल पे ये हमला कर देते हैं। लेकिन जो इज़राइल पीपल हैं उनको ये तो पता था कि हिटलर ने हमारे साथ क्या किया, बाकी कंट्रीज़ में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम तो वार लड़ेंगे, अगर मरेंगे भी तो कोई बात नहीं, हमारी स्पिरिचुअल ये रिलीजियसिटी है, मरेंगे तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूरा दम लगा के लड़ाई लड़ी और 6 की 6 कंट्रीज़ को हरा दिया। और उससे क्या हो गया कि जो इज़राइल है, इज़राइल का मोरल बूस्ट हो गया और उनका एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हमने तो ये पढ़ा कि 1948 की वॉर में जो है इज़राइल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो मिडल ईस्ट की 6 कंट्रीज़ थी उनको डिफीट कर दिया। उसके बाद में जो 1964 में एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनती है, जो हमारी कीवर्ड थी, हमने पहले भी पढ़ी है। तो इसका है PLO, मतलब फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन। पहले तो ये सोचती है कि हम हथियार उठा के जो है इज़राइल को भगा देंगे और अपनी लैंड जो है उसको वापस ले लेंगे। लेकिन बाद में ये इनका जो सिस्टम ऑफ अचीविंग द लैंड है वो एक पीसफुल हो जाता है, नॉन वायलेंट हो जाता है। अच्छा, जब इनका सिस्टम ऑफ अचीविंग लैंड वायलेंस था, इनका जो मेन मोटिव था वायलेंस से इज़राइल से लैंड लेना था, तो उस टाइम USA और इज़राइल इसको बैन कर देते हैं, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। इवन UN भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है। फिर क्या होता है कि 1967 की वॉर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। हमारे मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं, चाहे वो गाज़ा स्ट्रिप हो, वेस्ट बैंक हो या गोलन हाइट हो, वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 कीवर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1967 में क्या होता है कि इसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ थी इज़राइल के आसपास वाली, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये कंट्रीज़ क्या करते हैं कि इज़राइल पे दबाव बनाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आप पे हमला कर देंगे। और इनका ये अंदर से ऐसी भी प्लानिंग होती है कि हम ऐसा करते हैं कि इज़राइल पे हमला कर देते हैं, उससे क्या होगा कि जो इज़राइल है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें अपनी लैंड वापस ले लेंगे। और इनका मानना ये था कि इज़राइल तो नया-नया देश बना है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है कि हमें डिफीट कर दे। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम इज़राइल के पास अपने रेडियो टावर्स नहीं थे, जो इजिप्ट के रेडियो टावर्स हैं वही सिग्नल पकड़ते थे इज़राइल में। तो इन्होंने इजिप्ट ने जितने भी अपने मोबाइल रेडियो टावर्स थे उन पे सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक को ये कहा कि हम लोग इतनी सेना लेके आ रहे हैं, हम लोग आपको मार डालेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब जो एक जैसे चाइना जो है इंडिया के उसमें एक मेंटल वॉर करता है, बस वैसा ही इजिप्ट ने किया था इज़राइल के साथ। अब इज़राइल की जनता को भी टेंशन होने लगी, जनता थोड़ी भड़कने लगी। तो इज़राइल ने यहाँ पे क्या कर दिया कि अपनी जो जितने उनके मिनिस्टर्स थे उनके साथ बैठक करके, एक इनके मिनिस्टर थे डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने 1948 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उनका नाम है मोशा दयान। जो मोशा दयान है उनकी एक ही आँख है, एक आँख उनकी डैमेज हो गई थी। तो मोशा दयान ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये कंट्रियाँ जो ऐसे-ऐसे बोल रही हैं, हम इन पे पहली स्ट्राइक जो है ऐसी कर देंगे, एक दिन में ही इनको ख़त्म कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इज़राइल ने अपनी जो एयर फ़ोर्स है उसका अच्छे से यूज़ किया और जो इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इनकी जितनी भी एयर फ़ोर्स थी, उस टाइम इजिप्ट के फाइटर्स काफ़ी जो थे ज़्यादा थे, मतलब उस टाइम पावरफुल में थे, क्योंकि उन्होंने इजिप्ट के फाइटर्स जो थे वो रशिया से लिए हुए थे। तो 300 फाइटर्स थे इजिप्ट के, वो अभी उड़ान भी नहीं भर पाए थे कि इज़राइल ने उन पे हमला कर दिया, उसमें से 280 बिल्कुल ही डैमेज कर दिया। तो जो इजिप्ट की तो ऐसी कमर तोड़ दी, बस वैसे ही उन्होंने जॉर्डन से भी निपटा और सीरिया से भी निपटे। तो पूरे 6 दिन में उन्होंने बिल्कुल जो वॉर है वो विन कर ली। जैसे कि हर वॉर के बाद में होता है, राजा महाराजा के टाइम में भी हमने देखा कि जब वॉर खत्म होती है तो जो जीतता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। वैसे ही इज़राइल को भी इस वॉर से क्या मिला, संधि के टाइम, ट्रीटी के टाइम, जो गाज़ा स्ट्रिप है वो उन्होंने इजिप्ट से ली। गाज़ा स्ट्रिप आप मैप में देख रहे हो, हाँ, गाज़ा स्ट्रिप उन्होंने इजिप्ट से ली। फिर वेस्ट बैंक का एरिया जो है बहुत बड़ा एरिया है, ये उन्होंने जॉर्डन से लिया। फिर गोलन हाइट जो है ये उन्होंने सीरिया से लिया। अब इजिप्ट से जो उन्होंने लिया गाज़ा स्ट्रिप, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो बिल्कुल उसके समुंदर के साथ में है। और दूसरा जो वेस्ट बैंक है ये बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी एरिया है। और जो गोलन हाइट है ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि गोलन हाइट क्या है, आप मैप पे देख रहे हो, गोलन हाइट सबसे हाइट में है। तो यहाँ से किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री पे नज़र बनाई जा सकती है और पास में पड़ोस में जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पे हमला किया जा सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस गोलन हाइट की ये है। और सेकंड क्या है, जितने भी इज़राइल में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है,
तो गोलन हाइट जो है वहाँ से पानी आता है, तो ये एक सोर्स ऑफ वाटर भी है इसराइल के लिए। तो इसराइल को वॉर से एरिया भी मिल गया, एक समुंदर के साथ में बंदरगाह वाला भी एरिया मिल गया, और जो पीने का पानी है वो सोर्स भी गोलन हाइट से मिल गया, और जो हाइट जो एक मिलिट्री वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वो भी इस वॉर से मिल गई। तो इस वॉर के बाद जो है इनका जो इसराइल का एरिया है वो मोर देन 80% हो गया। तो इस वॉर से बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो थी उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि उनको लगा कि हाँ भाई अब इसराइल आया है, ये तो पूरे मिडिल ईस्ट को खाली कर देगा। तो एक उन पे जो मेंटल प्रेशर है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे वो भी बन गया। फिर क्या होता है 1974 में जो है पीएलओ जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में जो इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ एक पीसफुल कर दी थी, तो यूएन ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया कि जो फिलिस्तीन पीपल हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यूएन में। फिर उसके बाद आता है 1979 में इजिप्ट एक फर्स्ट मिडिल ईस्ट कंट्री बन जाती है जो इसराइल को रिकॉग्नाइजेशन देती है कि इसराइल एक देश है जो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है इजिप्ट पीएम और इसराइल के पीएम को नोबेल प्राइज़ मिलता है 1978 के टाइम, क्योंकि इस टाइम में जो है फिलिस्तीन और इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। फिर 1992 में जब उन वहाँ के एक इसराइल के पीएम होते हैं राबिन, वाई राबिन, तो उनके टाइम में भी जो है इसराइल और इजिप्ट के रिलेशन या इसराइल के साथ फिलिस्तीन के बहुत अच्छे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इसको बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। ये जो रबीन जी हैं पीएम, ये कहते हैं कि जो पीएलओ है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बदले में जो पीएलओ है वो भी इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देती है कि इसराइल जो है एक देश है, एग्जिस्ट करता है। फिर 1994 में फर्स्ट टाइम फिलिस्तीन की सरकार बनती है जिसका नाम है फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी, और ये पीएलओ जो है पीएलओ ही इस गवर्नमेंट से डील करते हैं। जो वेस्ट बैंक का एरिया है तभी ही इसराइल उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट है फिलिस्तीन जो पार्ट बिल्कुल फिलिस्तीन गवर्न करता है, सेकंड है जो फिलिस्तीन और इसराइल मिलके गवर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलिस्तीन के लोग भी रहते हैं और इसराइल के भी रहते हैं। अब थर्ड पार्ट है जिसको पूरा इसराइल ही गवर्न करता है। तो ये वेस्ट बैंक को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर क्या होता है कि जब पीएलओ वाले बिल्कुल ही एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं इसराइल के साथ में, तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जो आज के ये जो अभी हम रिलेशन देख रहे हैं फिलिस्तीन और इसराइल के खिलाफ, तो उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पार्ट प्ले है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमास। तो ये 1987 में बनती है। हमास वालों का मानना है जो पीएलओ वाले हैं ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लेके इसराइल के साथ जो इनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब वो ये वायलेंस नहीं कर रहे हैं, तो इसराइल का एरिया जो है वो हमें वापस नहीं मिलेगा, इसलिए हमने एक नई जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और ये पूरी जो है वायलेंस पे बेस्ड है। इनका मोटिव क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ वायलेंस इसराइल से अपना एरिया वापस लेंगे। फिर 1994 में एक ट्रीटी होती है बिटवीन फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में विद हेल्प ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो ये इस ट्रीटी को लेके जैसे गांधी जी को मार दिया था इंडिया में, तो वैसे ही जो वहाँ के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनको मार दिया जाता है। तो जो कट्टरवाद है इसराइल में उन लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। उनका मानना ये है कि जो फिलिस्तीन के और मिडिल ईस्ट पीपल्स हैं जिन्होंने हमें इतना तड़पाया है, तो इन लोगों के साथ हमारी कभी भी संधि नहीं हो सकती है किसी भी कॉस्ट पे। तो यहाँ से जो है फिलिस्तीन और इसराइल के और इसराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 2002 में भी क्लैशेस होते हैं। 2006 में जो है इलेक्शन होते हैं, तो उसमें हमास जो है वो जीत जाती हैं और सरकार बनाती है। 2007 में जो है हमास की मेजॉरिटी होती है, तो वो हमास और पीएलओ के बीच में एक सिविल वॉर बन हो जाता है। फिलिस्तीन के अंदर ही, फिलिस्तीन एक छोटा-सा टुकड़ा है, उसी के अंडर जो है सिविल वॉर हो जाता है और फिलिस्तीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो है वो गाज़ा पट्टी वाला यानी गाज़ा स्ट्रिप वाला है जो उसमें इजिप्ट के साथ में ही है। एक वो पार्ट है और उस पार्ट को जो है हमास गवर्न करता है, और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ये वाला पार्ट है गाज़ा स्ट्रिप वाला, यहाँ की पब्लिक भी इनसे खुश नहीं है और यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है। फिर एक दूसरा जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, तो उसको जो पीएलओ गवर्न करती है, वहाँ पे पीसफुल है, वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है, वहाँ पे आज भी बिल्कुल शांति है। तो ये हमने
इसकी इज़राइल की एंड फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री देखी कि कैसे इज़राइल एग्ज़िस्ट हुआ, पहले क्या था, फिर बाद में क्या था, फिर कैसे इज़राइल एग्ज़िस्ट हुआ, फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन का क्या रिलेशन था, फिर इज़राइल की लैंड कितनी थी और फिर वो कैसे इंक्रीज़ होगी और इज़राइल को मिडल ईस्ट में इस्टेब्लिश होने में, अपने आप को ज़िंदा रखने में क्या-क्या स्ट्रगल करना पड़ा। आज अब हम देखेंगे जो आज की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज का ये चल रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो सिविल अभी वॉर चल रही है उनके बीच में, इसका क्या काज़ है? क्योंकि कोई भी छोटी हो या बड़ी हो वॉर ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसके पीछे काज़ होगा। तो आज इसके बीच में हम देखेंगे कि इसका क्या काज़ था। अब जब हमने हिटलर के टाइम मैंने आपको कहा था कि इज़राइल पीपल वहाँ से आए, तो उन्होंने वहाँ पे ज़मीन खरीदना स्टार्ट कर दी और शेख जो थे उन्होंने ज़मीनें अपनी बेचना स्टार्ट कर दी और पैसे लेना स्टार्ट किए इज़राइल से। तो उन शेख ने इज़राइल वालों को डॉक्यूमेंट्स भी दिए जिस पे पूरा लिखा था कि ये लैंड जो है इनको परचेज़ करके दी हुई है, ये सेल की है शेख के द्वारा इन इज़राइलीज़ को। तो वो इज़राइली जो है आज के टाइम में कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ की वो ये डिसीजन दे देती है कि ये इज़राइल पीपल्स हैं, इन्होंने ज़मीन खरीदी है। मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है तो वेस्ट बैंक पर्टिकुलरली जेरूसलम की। तो जेरूसलम में जो है वो लैंड परचेज़ की थी इज़राइल पीपल ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो वहाँ पे फ़िलिस्तीन के पीपल हैं, जो उन्होंने घर बनाए हैं, उनको वहाँ से तोड़ दो, फ़िलिस्तीन के पीपल्स को हटा दो क्योंकि ये लैंड तो इज़राइल पीपल ने परचेज़ की है। तो बस उसी प्रॉब्लम से जो है ये हिंसा भड़की और भड़की कैसे कि फ्राइडे की नमाज़ हो रही थी, वहाँ की जो मेन मस्जिद है इस्लाम जो धर्म है इस्लामिक मस्जिद है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हाँ, इस मस्जिद में जब फ्राइडे की प्रेयर हो रही थी तो इज़राइल पीपल्स थे उनको पहले ही ये आइडिया लग गया अपनी जो हमास से। हमास जो है वो उनकी एक एजेंसी है। जैसे हमारी एनआई है वैसे ही उनकी वहाँ पे हमास है। उनसे इज़राइल पीपल को जो इज़राइल की सरकार है उनको पता लग गया कि यहाँ पे फ्राइडे की प्रेयर के बाद कुछ ना कुछ जो है तो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। उसी के बीच में उन्होंने वहाँ पे पहले ही सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी। फिर सेम सिचुएशन जो हमारे इंडिया में होती है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ पुलिस वाले पत्थर खा रहे होते हैं, कुछ गोलियाँ मार रहे होते हैं। तो बस सेम सिचुएशन वहाँ पे हुई जिससे जो है वहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। तो हमास जो है वहाँ से गाज़ा स्ट्रिप से इतने रॉकेट दाग रहा है इज़राइल पे। अब इज़राइल का नुकसान कम हो रहा है क्योंकि इज़राइल जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। उनकी जो डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो उनका जो जितनी भी प्रोडक्शन होती है डिफेंस की वो बहुत अच्छी है। तो उनके पास इतना एंटी ब्लास्टिक मिसाइल का सिस्टम है कि रॉकेट से ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता। लेकिन आप खुद मान के चलो जहाँ 250 या 300 रॉकेट एकदम ही दागे जाएँगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब इज़राइल रिटर्न उसको वापस उन पे जो एक्शन ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नुकसान इस बेसिस पे हो रहा है क्योंकि हमास मैक्सिमम वहाँ से ऑपरेट करती हैं, जो इस सिविलियंस एरिया है, जहाँ पे औरतें हैं, जहाँ पे बच्चे हैं। तो उसकी वजह से जो है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ़िलिस्तीन को। तो लास्ट में कंक्लूड ये करेंगे कि फ़िलिस्तीन हो या इज़राइल हो, यहाँ या वहाँ से दोनों से लोगों की बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। किसी भी चीज़ से जो है ये चीज़ ठीक होनी चाहिए कुछ ऐसा करके, जैसे यूएन, यूएसए हो गया एंड रशिया हो गया, तो उन लोगों को कुछ आपस में सेटलमेंट करके यहाँ के हालात ठीक करने चाहिए और हमास को भी इतने रॉकेट नहीं दागने चाहिए। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इज़राइल के पास 55% लैंड थी, तो उनकी आज 82 से भी ज़्यादा हो गई है। तो आज के टाइम में जो है फ़िलिस्तीन के पास जो है खाली 12% ज़मीन, 12% लैंड बची हुई है। वो इसलिए बची है क्योंकि जो हमास है, हमास जैसे देखो फुलटास आज रॉकेट नहीं, मैं तो ये कहूँगा आज के टाइम में हमास जो है वो रॉकेट नहीं भेज रहा है, वो जैसे एक फुलटास बॉल दे रहे हैं इसराइल को और इसराइल वाले जो है उसको 6 लगा रहे हैं पूरा। तो अगर यही हालात चलते रहे तो मुझे लगता है कि जो 12% फ़िलिस्तीन पीपल्स के पास लैंड बची है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फ़िलिस्तीन के लोग जो हैं उनको कहीं न कहीं, जैसे पहले ज्यूस पीपल्स थे अपनी शरण ढूँढ रहे थे, बस वैसे ही फ़िलिस्तीन के लोगों को भी मिडल ईस्ट में जो है अपनी कहीं शरण ढूँढनी पड़ेगी। तो मेरा मानना यही होगा
कि जो 12% उनके पास फ़िलिस्तीन के पास है, यूएन उसको ही फिक्स कर दे और इतना एश्योर कर दे फ़िलिस्तीन पीपल्स को कि तुम्हारी 12% है और तुम्हारी 12% रहेगी, इसको कोई भी नहीं ले सकता। तो इज़राइल की तो सिचुएशन ये है कि अगर इज़राइल ऐसे ही बढ़ता रहा तो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि शेख जो है वहाँ के, उनके पास तेल है, पैसे हैं, लेकिन वॉर के टाइम में ना तो आपका पेट्रोल तेल काम आएगा, ना तो आपके पैसे काम आएंगे। उस टाइम जो है आपका जितना डिफेंस इक्विपमेंट है वही काम आएगा, और वो मिडिल ईस्ट कंट्री में ज़ीरो है और इसराइल के पास तो फुल है। तो मेरा सजेशन यही है कि बस ये वार किसी भी वजह से ये वार जो है बिल्कुल थम जाए और शांति बनी रहे दोनों साइड। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से वीडियो देखना एंड अपना कोविड सिचुएशन में अपना अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।